कि इस वीडियो में 1857 क्रांति के कारण, उसके प्रभाव और उसके परिणाम जैसे कारण में यहाँ पे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण तथा सैनिक कारण सहित 1857 की क्रांति में शामिल होने वाले सभी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था क्रांति का, उन सभी को देखेंगे। इसके साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव के प्रश्न देखेंगे जो बिहार सहित सभी भारत के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करें और अपना पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति के कारण में राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहल का दिया हुआ है सहायक संधि। यह एक ऐसी संधि थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों के साथ की थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रियासत की सुरक्षा का जिम्मा लेती थी और रियासत को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं होती थी। यह संधि लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी। पहला कारण है सहायक संधि। इसमें लॉर्ड बेलेस्ली ने एक सहायक संधि किया था भारत की रियासत के राजाओं के साथ। इसमें रियासत को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं होती थी। अगला दिया हुआ है, अगला पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि के माध्यम से भारतीय रियासतों पर नियंत्रण करना चाहती थी और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी। कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती थी कि यदि हम रियासतों में अपनी सेना रखेंगे तो जो यहाँ के साम्राज्य हैं, यहाँ के जो राजा हैं, वह हमारे बस में रहेंगे, हमारे अधिकार में रहेंगे। अगला पॉइंट है, रियासत को ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए भुगतान करना होगा और सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी और उसको उन लोगों का खर्च देना पड़ता था रियासत को, यानी जो रियासत के राजा होते थे उन्हीं को उनका वेतन देना पड़ता था। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अपना अगला पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी एक, दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे व्यापक का सिद्धांत भी कहा जाता है, यह एक ऐसी नीति थी जिसके तहत यदि किसी भारतीय रियासत के शासक का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को हड़प लेती थी। इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, इसके तहत अगर कोई भी साम्राज्य का यानी किसी भी राजा का उत्तराधिकारी नहीं है तो उस साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया जाता था। इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में लागू किया था, जब वह गवर्नर जनरल के पद पर था। आगे दिया हुआ है, हड़प नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर, जौनपुर, पंजाब, सिंध को हड़प लिया था। हड़प नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर, जौनपुर, पंजाब, सिंध को हड़प लिया था। दो में दिया हुआ है आर्थिक कारण, यानी 1857 के क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे, तो यहाँ पे है 1750 ईस्वी के पश्चात ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। उसके बाद मैनचेस्टर और लिवरपूल इत्यादि औद्योगिक शहरों में कपड़ा उद्योग स्थापित हुए। उस समय इंग्लैंड के लोग केवल भारत के बने कपड़े को पहनते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए इंग्लैंड ने भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया और मोटे कर लागू कर दिए, जिससे भारतीय कपड़े इंग्लैंड में नहीं बिक सके। 1750 के बाद ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। इस क्रांति संपन्न होने के बाद मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे शहरों में अनेक कपड़ों के उद्योग स्थापित हुए। उस समय तक केवल इंग्लैंड में भारत के बने कपड़ों को पहना जाता था, लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में बनने वाले कपड़ों पर मोटा कर और इसको बैन कर दिया, ताकि भारत के कपड़े इंग्लैंड में नहीं बेचे जा सकें। और जो कपड़ों को छूट था उन पे मोटे कर लाद दिए गए। इससे भारत के जो भी कपड़े होते थे वह इंग्लैंड तक नहीं पहुंच पाते थे। आगे दिया हुआ है, भारत के लोगों को कपास और नील की खेती के लिए मजबूर किया गया, जिससे कृषकों की भूमि बंजर पड़ गई और छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। 3 नंबर में दिया हुआ है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में दिया हुआ है 1835 ईस्वी के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार को भारतीय पंडितों और मौलवियों ने एक अधिकार पर आघात माना। 1835 के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार शुरू हुआ। इसके प्रचार के बाद भारत के जितने भी विद्वान थे, पंडित और मौलवियों ने इसे एक अधिकार पर आघात माना। आगे दिया हुआ है, डलहौजी और बैथन द्वारा स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, जिससे भारत के लोगों को लगा अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। डलहौजी और बैथन के द्वारा भारत में स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, जिसे भारत के लोगों को लगना लगा कि अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करके यहाँ के महिलाओं से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अगला पॉइंट है, विद्यालय कार्यालयों को भारतीयों द्वारा शैतानी दफ्तर कहा जाने लगा। यह भी सामाजिक यह सभी सामाजिक असंतोष का आग 1857 की क्रांति में फूट गया। अगला टॉपिक है धार्मिक कारण, यानी 1857 क्रांति के धार्मिक कारण क्या थे। दिया गया है, क्रांति के धार्मिक कारण उस समय फैला जब 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी। इन्होंने भारतीयों को ईसाई बनने की मुहिम चला दी।
बताया जा रहा है कि क्रांति के धार्मिक कारण उस समय फैला जब 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति प्राप्त हुई और उन्होंने भारत आने के बाद भारतीयों को ईसाई बनाने की मुहिम चला दी। यानी इनका सपना था कि भारत के लोगों को कैसे भी करके ईसाई बना दिया जाए। आगे दिया हुआ है, मेजर एडवर्ड्स अपने भाषण में कहा था कि भारतीयों पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य यह है कि हम संपूर्ण भारतीयों को ईसाई बना दें। क्रांति के समय यह भी ज्वाला के जैसे फैला। एक मेजर एडवर्ड था, वो अपने भाषण में कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम संपूर्ण भारतवासी को ईसाई के रूप में परिवर्तित कर दें। और यह भाषण भी उसका क्रांति के समय आगे की तरफ फैल गया। आगे दिया है सैनिक कारण, यानी 1857 की क्रांति में सैनिक कारण क्या था? दिया है भारतीय सैनिक जो समुद्र पार जाने का मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाना मानते थे, उन्हें जबरन समुद्र पार जाने को बाध्य किया गया। दाढ़ी काटने के आदेश से मुस्लिम सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। चमड़े की टोपी पहनने का कुलीन ब्राह्मण सैनिकों ने विरोध किया। उच्च पद केवल अंग्रेज सैनिकों को ही मिलते थे। अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों से अधिक वेतन व भत्ते मिलते थे। ब्रिटिश सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बोल रहा है कि जो भारत के सैनिक थे वह समुद्र पार जाने का मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाना समझते थे। उन्हें समुद्र पार जबरदस्ती भेजा गया। दाढ़ी काटने पर मुस्लिम सैनिकों में असंतोष व्याप्त था और ब्राह्मणों को चमड़े की टोपी पहनाया जा रहा था। उसके बाद दिया है कि जितने भी उच्च पद थे वह केवल अंग्रेजों को आवंटित होते थे। अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों से अधिक वेतन मिलते थे। ब्रिटिश सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। आगे दिया हुआ है, सन 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधाएं समाप्त कर दी गई और सन 1854 में डाक अधिनियम पारित हुआ था। इस डाक अधिनियम पारित होने के बाद सैनिकों की निःशुल्क जो डाक सुविधा थी वह समाप्त कर दी गई। आगे दिया हुआ है तत्कालिक कारण। आगे दिया हुआ है तत्कालिक कारण। यह अफवाह फैल रही थी कि बाजार में ऐसा आटा एवं शक्कर मिल रहे हैं जिसमें सुअर व गाय की हड्डियों एवं खून का चूरा मिलाया गया है। इससे सर्वत्र असंतोष व्याप्त था। हिंदू व मुस्लिमों को लग रहा था कि अंग्रेज प्रत्येक तरफ से हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। सबसे पहला बात यह है कि इन लोगों को समुद्र पार भेजा गया। उसके बाद यह धड़ल्ले से अफवाह फैला कि बाजार में मिल रहे आटा एवं शक्कर में सुअर व गाय की हड्डियों का चूरा मिलाया गया है। इससे मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों के लोगों में व्याप्त असंतोष फैला कि अंग्रेज अब हमारी हर तरह से धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसी बीच चर्बी वाले कारतूस 1857 की तत्कालिक कारण बन गया और 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस को माना जाता है। दिया हुआ है 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लोहे की पुरानी बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस के स्थान पर एक न्यू इनफील्ड राइफल सैनिकों को प्रयोग हेतु दी। इसके कारतूस पर चिकना कागज लगा था। इस कारतूस को बंदूक में प्रयोग करने से पहले इस कागज को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों के मुंह पर गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। समझिए आगे दिया हुआ है कि पुरानी बंदूक ब्राउन बैस को बंद करके न्यू एनफील्ड राइफल लॉन्च किया गया जो सैनिकों को प्रयोग हेतु दी गई और कारतूस पर चिकना कागज लगा होता था। यानी इस बंदूक में जो कारतूस डाला जाता था उसमें एक चिकना कागज लगा होता था। इस कारतूस को बंदूक में प्रयोग करने से पहले इस कागज को दांतों से फाड़ना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह एक अफवाह फैली कि इस कागज पे गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है, जिससे सैनिकों में भारी असंतोष व्याप्त हुआ। 23 जनवरी 1857 को कलकत्ता के पास दमदम में सेना ने कारतूसों का खुलकर विद्रोह किया। लोगों ने कहना आरंभ कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी औरंगजेब की भूमिका में है, अतः अब हमें शिवाजी बनना ही होगा। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस ही 1857 के विद्रोह का आरंभ होने के तत्कालिक कारण बने। 23 जनवरी 1857 को कलकत्ता में एक जगह था दमदम, वहाँ पे सेना ने कारतूसों का खुलकर विद्रोह किया। अब लोग कहने लगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह औरंगजेब के रास्ते पे चल रही है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के रास्ते पे चलेगी तो हमें शिवाजी बनने में अब कोई भी संकोच नहीं करना है। इसी प्रकार चर्बी वाले कारतूस ही 1857 विद्रोह के तत्कालिक कारण बने। आगे दिया ही है क्रांति हेतु प्रयास। क्रांति की तिथि 31 मई 1857 को घोषित कर दी गई और यह बात बिना अंग्रेजों के पता चले संपूर्ण भारतीयों को पता चल जाए, इसके लिए कमल एवं चपाती भारत के हर घरों तक पहुंचाया जाने लगा। अंग्रेजों की सॉरी इस क्रांति को 31 मई 1857 को फिक्स किया गया कि क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 को होगी और यह बात अंग्रेजों को ना पता चले और पूरे भारतीयों को पता चल जाए, इसके लिए कमल एवं चपाती भारत के हर घर तक पहुंचाए जाने लगे।
आगे दिया हुआ है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम का एक सैनिक ने बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें अपमानित किया गया। इसे तंग आकर उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया। इसके पश्चात उन्हें 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी का सजा दिया गया। बोल रहा है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक, जो बैरकपुर छावनी का सैनिक था, उसने बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मना करने के बाद उन्हें अपमानित किया गया। इसे तंग आकर उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया। इसके पश्चात उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे को माना जाता है, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हुई थी। आगे दिया हुआ है, अंततः अपने नियत समय से पहले 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ से शुरू हो गया और मंगल पांडे के फांसी होने के बाद 10 मई 1857 को सबसे पहला बार विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। आगे दिया हुआ है 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री टार्म स्टेन थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और जो 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ वह मेरठ से शुरू होकर दिल्ली गया। आप पढ़ेंगे यहाँ पे दिल्ली। आगे दिया हुआ है, मेरठ पर कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिया हुआ है, लाल किला में प्रवेश कर विद्रोहियों ने अपना नेता अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को बनाया। और लाल किला में प्रवेश करने के बाद विद्रोहियों ने अपना नेता अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। आगे दिया हुआ है, कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़कर बंदी बना लिया। उनके 2 पुत्रों एवं एक पोते को गोली से उड़ा दिया गया। उनकी लाशों को खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया। विद्रोह करने के अपराध में उन्हें आजीवन कैद का दंड देकर रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही उनकी 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। उसके अंतिम शब्द ये थे, जफर सचमुच अभागा निकला, क्योंकि उसे अपने मुल्क की गलियों में भी 6 फुट कब्र नसीब नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि कैप्टन हडसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी था। उन्होंने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनके 2 पुत्र एवं एक पोते को गोली से उड़ा दिया गया। उनकी लाशों को खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया। विद्रोह करने के अपराध में आजीवन कैद का दंड देकर उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर की अंतिम शब्द थे, जफर सचमुच अभागा निकला, क्योंकि उसे अपने ही मुल्क की गलियों में 6 फीट कब्र नसीब नहीं हो पाई। आगे दिया हुआ है कानपुर। सबसे पहले दिया हुआ है, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब किए थे। नाना साहब का मूल नाम धुंडीराज था। यह माधव नारायण भट्ट के पुत्र थे। आगे दिया हुआ है, नाना साहब को 3 वर्ष के उम्र में बाजीराव द्वितीय ने गोद ले लिया था और नाना साहब को 3 वर्ष की उम्र में बाजीराव द्वितीय ने गोद ले लिया था। आगे दिया हुआ है, सती चौरा हत्याकांड, सती चौरा घाट हत्याकांड 27 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। आगे दिया हुआ है, 1 जुलाई 1857 को नाना साहब का राज तिलक हुआ। यानी 1 जुलाई 1857 को नाना साहब का राज तिलक हुआ। आगे दिया हुआ है, बीबी घर हत्याकांड 17 जुलाई 1857 को हुआ था। आगे दिया हुआ है, महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका और मन्नू था। इनके पिताजी का नाम मोरोपंत और माताजी का नाम भागीरथी बाई था। बताया जा रहा है कि झांसी में क्रांति का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका और मन्नू था। इनके पिताजी का नाम मोरोपंत और माताजी का नाम भागीरथी बाई था। आगे दिया हुआ है, मई 1842 में मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। तब से यह झांसी की रानी कहलाने लगी और बताया जा रहा है कि 1842 ईस्वी में मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। उसके बाद से ही यह झांसी की रानी कहलाने लगी है। झांसी की रानी ने एक बच्चे का गोद लिया था, जिसका नाम आनंद राव था। आगे दिया हुआ है, 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के पास उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इसी कारण डलहौजी ने हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। और जो डलहौजी का हड़प नीति था उसके बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं। उसी नीति के तहत राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात इनका कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण डलहौजी ने इनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। आगे दिया हुआ है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को हुआ था। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को हुआ था।
झांसी की रानी 18 जून 1858 को मारी गई। उसके पश्चात 20 जून को अंग्रेजों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और झांसी की रानी की मृत्यु 18 जून 1858 को हो गई। उसके पश्चात 20 जून को अंग्रेजों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। आगे दिया हुआ है, ग्वालियर पर अधिकार करने वाला लक्ष्मीबाई का सबसे बड़ा दुश्मन हीरोज ने खुद कहा था कि वह विद्रोहियों की सर्वाधिक और श्रेष्ठतम सेनापति थी। ग्वालियर पर अधिकार करने वाला रानी लक्ष्मीबाई का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसका नाम हीरोज था, उसने खुद कहा था रानी लक्ष्मीबाई को कि वह विद्रोहियों की सर्वाधिक और श्रेष्ठतम सेनापति थी। आगे दिया गया है, बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी में हुआ था, यानी बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1842 में। आगे दिया हुआ है, सागर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व महाराजा बख्त अली जुदेव ने किया था। यानी सागर में 1857 में जो क्रांति हुआ था, उसका नेतृत्व महाराजा बख्त अली जुदेव के द्वारा किया गया था। तात्या टोपे, आगे दिया हुआ है, तात्या टोपे 1857 की क्रांति का सर्व प्रमुख, अग्रगण्य वीर सेनापति, व्यूह रचनाकार, शत्रु को चकमा देने वाला निर्भीक एवं कुशल संगठक तात्या टोपे था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ग्राम टोला में 1814 ईस्वी को तात्या टोपे का जन्म हुआ था। उसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग भट्ट था। उसके पिता का नाम पांडुरंग एवं माता का नाम रुक्समाबाई था। बोल रहा है कि 1814 ईस्वी में तात्या टोपे का जन्म हुआ था। उनका वास्तविक जो नाम था वह रामचंद्र पांडुरंग भट्ट था। उनके पिता का नाम पांडुरंग और उनके माता का नाम रुक्माबाई था। आगे दिया हुआ है, तात्या टोपे को 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया। यानी तात्या टोपे को 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया शिवपुरी में। शिवपुरी याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है, क्रांति में चूहे बिल्ली का खेल तात्या टोपे से संबंधित है। यह अंग्रेजों से बच बच के बहुत छुप छुप के भागते थे। अंतिम में यह शिवपुरी में पकड़े गए थे। इसीलिए यह कहा जाता है कि अंग्रेजों के वो चूहे बिल्ली का खेल खिलाने वाला एकमात्र क्रांतिकारी था, जिसका नाम था तात्या टोपे। आगे दिया हुआ है, वीर कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर में 1782 में हुए था। वे राजा परिवार से संबंधित थे। बाबू कुंवर सिंह शहजादा सिंह के पुत्र थे। 1826 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद वे जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। लखनऊ निवासी पीर अली पटना में पुस्तक विक्रेता का काम करते थे। पीर अली को अंग्रेजों ने 25 जुलाई को फांसी दे दी और पीर अली को अंग्रेजों ने 25 जुलाई को फांसी की सजा दे दी थी। पीर अली ने फांसी से पूर्व कहा था, यदि मैं मरूंगा तो मेरे खून से हजारों वीर पैदा होंगे, और ऐसा ही हुआ। आगे दिया हुआ है, 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह स्वर्ग सिधार गए और 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। आजमगढ़ घोषणा कब जारी किया गया था? 25 अगस्त 1857 को। यानी आजमगढ़ घोषणा जो था वह महारानी विक्टोरिया के द्वारा 25 अगस्त 1857 को पारित किया गया था। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति के प्रभाव। तो दिया गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और 1857 की क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब भारत का शासन इंग्लैंड के ताज ने ग्रहण कर लिया। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों की सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। अब प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई और 1858 से 1872 तक अंग्रेजों ने हिंदू समर्थक एवं मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई। 1872 ईस्वी के पश्चात इन्होंने मुस्लिम समर्थक एवं हिंदू विरोधी नीति अपनाई। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे? दिया हुआ है, संवैधानिक परिवर्तन, यानी 1 नंबर में दिया है परिणाम में संवैधानिक परिवर्तन। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत अधिनियम पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। 2 में दिया हुआ है, सैनिक संगठन में परिवर्तन। भारतीय सेना में यूरोपियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। तोपखाने के संचालन का भार यूरोपीय सैनिकों को सौंपा गया। भारतीय सैन्य टुकड़ियों को धर्म व जातियों के आधार पर नाम दिए गए। बोल रहा है कि भारतीय सेना में यूरोपियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। तोपखाने के संचालन का भार यूरोपीय सैनिकों को सौंप दिया गया। भारतीय सैन्य टुकड़ियों को धर्म व जाति के आधार पर नाम दिए गए। यह सब करना भी जरूरत था, क्योंकि 1857 की क्रांति में भारत के लोग मिल गए थे। अब अंग्रेजों को कहीं ना कहीं इस बात का डर हो गया था कि अगर सत्ता अभी भी इनके हाथों में रहा, सैनिक शासन अभी भी इनके हाथों में रहा, तब फिर से ऐसा दिन देखना पड़ सकता है। आगे दिया हुआ है, फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति का आरंभ
1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अब अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो एवं राज करो की नीति आरंभ की। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सामना करने 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का गठन कराया। और बोल रहा है कि 1885 में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए एक मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। आगे दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों का सामना करने के प्रयास किए। इससे भारत में संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसे भारतीय स्वाधीनता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।